नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। सर, 2013 में एक युग 12 साल में हो जाता है, तो 2013 में मैं गया था दशरथ मांझी जी के घर। तो मुझे याद है, मेरी रिपोर्ट दिख गई थी शुक्रवार में। तो वो वहाँ और बड़ा स्थिति उस रिपोर्ट में ये है कि भाई उनके नाम पे तो बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। सरकार ने एक प्रतीक बना लिया। यदि किसी का स्टेटमेंट है कि यदि सरकार को प्रतीक बनाना नहीं होता तो गहलोर पहाड़ी तोड़ने के आरोप में इस कबीरपंथी मांझी जी को जेल में भी डाल सकती थी। तो सरकारें अलग अलग काम करती हैं। 2006 में नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री 5 मिनट के लिए बनाया था। और बात आज राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। सबसे अब तक पहुंच गए होंगे। गया उतरना था उनको, गया उतर करके उसके बाद उनको गहलोर की पहाड़ियों की तरफ जाना था। दशरथ मांझी के घर जाना है, उसके बाद राजगीर जाना है, फिर वहां से गया आना है। गया में महिलाओं को संबोधित करना है। आज अगले आधे घंटे 40 मिनट में अजीत द्विवेदी जी से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि जो कांग्रेस की नजरें हैं, अति पिछड़ा सम्मेलन राजगीर में पहुंचे हैं राहुल गांधी, तो कितना अति पिछड़ा वोट को वो अपनी ओर खींच पाएंगे। और सबसे अधिक दलित वोटों का जो यहाँ हिसाब किताब है, 19% दलित वोट में से मात्र 5 से 7% वोट है जहां कांग्रेस या दूसरे लोग प्ले कर सकते हैं। बाकी लगभग निर्धारित है। 5% में जो चमार वोट है, जो जाटव वोट है, जो जाटव भी कहते हैं, तो चमार वोट का एक साइजेबल 30 से 35% बसपा को जाता रहा है, 2015 में भी, 2020 में भी। और ऐसे भी वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में लगभग बाकी 30-30% के आसपास, 30-35 इसके ही आसपास बंट जाती है। तो ये है चमार वोट का। तो वहां कुल चमार वोट का 30% पहले से ही महागठबंधन की ओर है। तो वहां कांग्रेस क्या गुल खिलाने जा रही है। इसलिए मैं ये सवाल बनता है कि उन्होंने, कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया है और राजेंद्र गौतम जो आम आदमी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, बहुत दिनों से किसी भी तरह की जिम्मेवारी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी के संविधान सम्मेलनों में शहर दर शहर राजेंद्र गौतम उपस्थित हुआ करते थे, संचालन किया करते थे। तो उनको जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर पर इनके अनुसूचित जाति सेल का, कांग्रेस के सेल का की जिम्मेवारी मिल चुकी है। तो हम लोग बात करेंगे कि कितना चमार वोट राहुल गांधी के प्रयासों से या कांग्रेस के प्रयासों से और अधिक इंटैक्ट होगी या बसपा को कोई उस पर नुकसान होगा। और अगले स्पेल में ये भी बात करेंगे कि चिराग पासवान जो पैन बिहार छवि लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा। ये बड़ा दिलचस्प, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बिहार के चुनाव के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे चीजें बड़ा दिलचस्प होती चली जाएंगी। अजीत सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि नहीं, चलिए पहले ओपन टिप्पणी छोड़ता हूं, उसके बाद सवाल की ओर आता हूं। अजीत, देखिए संजीव जी, अब ये राहुल गांधी की जो मेहनत है वो एक, अभी हम लोग को दिख रहा है, चूंकि बिहार का चुनाव है तो वो दिख रहा है कि बिहार के चुनाव को फोकस करके और वो दलित और दलितों में भी चमार के लिए या अत्यंत पिछड़ा समाज जो है उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उनके बीच मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी का ये प्रयास पिछले 2-3 साल से चल रहा है। कम से कम 2 साल तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं। जब अप्रैल 2023 में उन्होंने ये जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक वगैरह का उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद से ही वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि वो ये भी कह सकते हैं कि पहली चॉइस अशोक गहलोत थे और वो पीछे हटे तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बने। लेकिन अशोक गहलोत भी होते तो राहुल गांधी के ने जो डायरेक्शन लिया था अपनी राजनीति का, उसी डायरेक्शन के को रिप्रेजेंट करने वाले वो भी नेता होते। और माली जाति से, जाति उनकी माली है, जाति उनकी माली है, तो ओबीसी अति पिछड़ा में हुआ है जी। और अत्यंत पिछड़ा समाज में आते हैं, माली जाति से हैं, तो वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन अभी है, अत्यंत पिछड़ा होता या दलित होता। राहुल गांधी ने एक सोच करके एक स्टैंड मतलब 2023 के मार्च अप्रैल में लिया, तो इसका फायदा भी मिला जब पैन इंडिया उन्होंने इसकी पॉलिटिक्स की है।
और उसी पैन इंडिया पॉलिटिक्स के तहत आप जितने भी ऑप्टिक्स देखेंगे राहुल गांधी ने या उनकी टीम में जिसने भी ये स्ट्रेटजी बनाई है, एक स्ट्रेटजी आप देखिए, आप ऑप्टिक्स देखिए पिछले 2 साल के राहुल गांधी के की भारत जोड़ो यात्रा के बाद के जो ऑप्टिक्स हैं उनको देखिए, आप तस्वीरें देखिए। तो अभी सबसे ताजा तस्वीर है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में गए तो उस नाई के घर गए और उस नाई के बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया था। फिर उसके पहले की आप तस्वीर देखिए, वो एक मोची के यहाँ गए और उसको फिर मशीनें भिजवाई उन्होंने उस मोची के साथ बैठे वो। उसके पहले की तस्वीरें देखिए कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों से मिले, गैराज में लोगों से मिलने गए, ड्राइवर्स के साथ मिलने गए, हरियाणा गए तो किसानों से मिले, खेत में चले गए। तो आप जो उनकी जो तस्वीरें बन रही हैं राहुल गांधी की, वो तस्वीरें, वो ऑप्टिक्स क्या कह रहे हैं? वो ऑप्टिक्स इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि वो अत्यंत अत्यंत पिछड़ा और जो दलित में मतलब दलितों को पूरे दलित को, आप मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से जो नैरेटिव बनाया वो अलग, हम लोग उसकी बारीकी पर आएंगे जब अलग जाएंगे उसमें एक 20-25% वोट पर जब हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे पूरे देश में एक दलित का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला कांग्रेस पार्टी को, ये और कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों को भी इसका फायदा मिला, बिहार में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला और दूसरी जगहों पर भी मिला। तो ये एक सोची समझी रणनीति कांग्रेस की है और वो उसको आप ऐसे हम कह सकते हैं उस बात को, कम से कम पिछड़ों के मामले में, अति पिछड़ों के मामले में, कि जो ऐतिहासिक भूल एक कांग्रेस से हुई है आजादी के बाद से, उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और इसको उन्होंने खुद भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ी जातियों की अनदेखी की और इसका नुकसान हुआ कि वो लोग हमको छोड़ करके चले गए। तो ये एक जो ऐतिहासिक गलती हुई है, ऐतिहासिक अन्याय एक तरह से कहें राजनीति में कांग्रेस की तरफ से पिछड़ों के साथ जो हुआ, उसका प्रतिकार कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दलित समाज के साथ भी जो एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। खैर, इसमें खाली कांग्रेस की गलती नहीं है, वो समाजवादियों की भी और उस समय जो जनता पार्टी का प्रयोग था उसके लोगों की भी गलती है। लेकिन उस ऐतिहासिक अन्याय, उस ऐतिहासिक गलती का प्रतिकार, उसको ऐतिहासिक भूल को सुधारने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसका एक सकारात्मक माहौल बन रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी मिला है। और बीजेपी को जो स्टैंड लेना पड़ा है, जाति गणना कराने की जो फैसला बीजेपी ने लिया है, सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये दबाव काम कर रहा है कि जितनी आबादी उतना हक का जो उन्होंने नारा दिया, या जातिगत आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की बात कही, जाति गणना की बात कही, तो इन तमाम चीजों का जो उन्होंने अपनी तरफ से एक नैरेटिव क्रिएट किया, एक नैरेटिव बिल्ड किया, जो कांग्रेस नहीं करती थी। आमतौर पर कांग्रेस, आप देखें ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस जाति की राजनीति करती थी, जाति के आधार पर ही टिकट दिए जाते थे और कोई भी पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती है कि उसके यहाँ टिकट देने का जो पहला क्राइटेरिया होता है वो जाति होती है। इस देश में कोई भी पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती। और ये जब जिस समय आंधियां आई हैं, जब सुनामी आया है, जब आप 77 की बात कर लें, 84 की बात कर लें, 89 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें, जिसके बारे में प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि जाति टूट जाती है, बिहार में भी जाति टूट जाती है, तो वो जाति टूटती नहीं है, जाति का ढांचा तो वही रहता है। ये नहीं हो सकता है कि उस समय भी आप हर क्षेत्र में जाति का समीकरण देखकर ही कैंडिडेट देते हैं। एक आध अपवाद होते हैं, वो छोड़ दीजिए, अपवादों को, 2-4 अपवादों को छोड़ दें, तो जाति सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन कांग्रेस कभी खुल के ये बात कहती नहीं थी, बोलती नहीं थी। तो इसको, और एक कांग्रेस का टॉप लीडरशिप की जो स्थिति थी, जो ढांचा था, जो संरचना था कांग्रेस का, उस संरचना में अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को उतना स्थान तो नहीं मिलता था। तो राहुल गांधी इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, स्वागत योग्य काम है कि वो जो बहुजन समाज है, उस बहुजन राजनीति की तरफ आगे बढ़े हैं राहुल गांधी। तो देश के स्तर पर तो हमको दिख रहा है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। इसका चुनावी लाभ भी लोकसभा चुनाव में उनको मिल चुका है। अब इसके आगे कितना लाभ मिलेगा, इसके आगे लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ी बहस का विषय है संजीव जी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी उनकी नहीं है और अपनी जो राहुल गांधी की आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में वो उसको मिटा नहीं सकते। वो नेहरू के परनाती हैं, गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं। अपनी इस आइडेंटिटी को, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र के, अपनी इस आइडेंटिटी को वो नहीं मिटा सकते। तो ये उनके रास्ते की एक बड़ी होगी। अब हम लोग एकदम डाइहार्ड यथार्थ की तरफ आते हैं। ये तो परसेप्शनल जो आपने कायदे से बताया, और ये है कि राहुल गांधी के पास लिगेसी का बर्डन है और लिगेसी के फायदे हैं, दोनों उनके पास हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और बर्डन इतना ज्यादा है खास करके दलित मसलों पे
कि वो बहुत सारे सवालों से घिर जाते हैं। ये सब सही है, लेकिन डाई हार्ड रियलिटी ये है कि जो 15% सबसे मेजर चंक 15 से 16% 3 जातियों से बन जाता है बिहार में। पहले दलित की बात करते हैं, फिर ईबीसी की भी बात करेंगे। आज वो अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं बिहार में, तो वो 5% में एकदम क्लियर कट है कि पासवान जाति का अधिकतम वोट चिराग पासवान की तरफ जाएगा। 2020 में वो एनडीए की तरफ थे तो एनडीए की तरफ गया। 2015 में थोड़ा सा कायदे से बहुत कुछ बटा। और मांझी का जो वोट है, आज वो दशरथ मांझी के बेटे को वहां करके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत कुछ डेंट नहीं कर पाएगा और ना कोई उनका जनाधार है। तो वो चमार वोट का डाई हार्ड यथार्थ ये है जो हमने शुरू में कहा कि 30 से 35% चमार वोट जो है वो बसपा को जाता है। तो क्या उसको वो लूट लेंगे? क्योंकि बाकी तो पहले से ही कांग्रेस का, बाबूजी के कारण जो है वो पहले से उनका अपना बेल्ट है। बहुत सारा शेड्यूल कास्ट सीटें कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस का बिहार में बेस कायदे से दलित और सवर्ण सीटों पर ही है अभी की जो स्थिति है। तो परसेप्शन से अतिरिक्त क्या कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात मैं दर्शकों को बता दूं सर, और आपको भी याद दिला दूं कि तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार यूपी के कारण ही या जो भी उत्तर भारत के कारण या जहां भी, कांग्रेस को 1% कम वोट मिला 2019 की तुलना में 2024 में दलित वोट, लेकिन उनके सहयोगी दलों का वोट बढ़ गया था। अजित सर देखिए संजीव जी, एक तो जैसे हम लोग पहले उस बसपा की बात करें जिस 5% वोट को कह रहे हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक टारगेट कर रहा है, जिस 5% वोट को, दलित के 20% में से 1/4 वोट को टारगेट कर रहा है। तो वो टारगेट करने का उसका कारण है क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में वो वोट टर्नअप हुआ था, ट्रांसफर हुआ था इंडिया ब्लॉक को, और उसके कई हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सासाराम सीट उसी वजह से अचानक जीते, बसपा से आए मनोज राम। कांग्रेस के पास तो मीरा कुमार के छोड़ने के बाद कैंडिडेट नहीं लग रहा था, कोई कैंडिडेट है कोई लड़ेगा, लेकिन मनोज राम आए और चुनाव जीत गए सासाराम से। तो वो ट्रांसफर हुआ, चमार का वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ, आरजेडी की तरफ ट्रांसफर हुआ। तो उसकी वजह से ये आज ये चर्चा हम लोग उस पर फोकस बना हुआ है राहुल गांधी। लेकिन बसपा का, जैसे आपने कहा कि उस 5% वोट का 30 से 35% वोट बसपा को जाता है, ये उसके आसपास जाता रहा है। हमने अभी, आपने जब ये सब्जेक्ट तय किया तो हमने उसका आंकड़ा भी देखा। तो पिछली बार 80 सीटों पर 77-78 सीटों पर बसपा लड़ी थी एक अलायंस में, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, ओवैसी भी थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, उसमें देवेंद्र यादव भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी बिहार में 5 सीटें दे करके उस अलायंस ने एक ग्रैंड जो है सो डेमोक्रेटिक अलायंस बना था। तो उस अलायंस में 77-78 सीट लड़के बसपा 1 सीट जीती थी और उसको 1.5% के करीब वोट आया था। टोटल वोट का 1.5% वोट आया था बसपा को, और उसको एब्सोल्यूट नंबर्स में कहें तो कोई 6.5 लाख वोट मिला था। तो 77-78 सीटों पर 6.5 लाख वोट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है भाई। एवरेज जो है, एवरेज आपको मतलब क्या वोट आ रहा है, इसमें आप उसका हिसाब लगा सकते हैं 77 सीट पर जब आप लड़ रहे हैं। तो और उसके पहले जब बसपा अकेले लड़ी थी 2015 में 243 सीटों पर या 240 सीटों पर जब लड़ी थी, तब भी उसको 2% के करीब कुछ वोट आया था और 7.5-8 लाख के करीब, आप 8 लाख कह सकते हैं, वोट आया था उसको एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो ये स्थिति तब थी जब बसपा के बारे में एक धारणा, बसपा उत्तर प्रदेश की एक मजबूत ताकत थी, एक बड़ी पार्टी थी। तब की बात है ये, हम लोग 2020 के विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें अगर, मतलब बिहार विधानसभा की 2020 के, तो उस समय भी बसपा 10 एमपी की पार्टी थी। लोकसभा में उसके 10 एमपी जीते हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो जो बसपा का स्ट्रेंथ था उत्तर प्रदेश का, उसी स्ट्रेंथ पर बिहार की राजनीति में उसको अपना वोट थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता था, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब जब बसपा का एकदम से क्षरण हो गया, जब बसपा के कई तरह के कॉम्प्रोमाइज कर लेने की खबरें आई और लगभग हर जगह से वो साफ हो गई, तो फिर बिहार में भी उस वोट में गिरावट आएगी, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग ऐतिहासिक रूप से भी बिहार में बसपा वैसे मजबूत नहीं थी जैसे उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे कई राज्यों में थी। चाहे दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र देखिए, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश देखिए, इन राज्यों में भी बसपा जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत बिहार में नहीं रही। और अब तो इन सभी राज्यों में भी बसपा का आधार खत्म हो रहा है। दिल्ली में आप देखिए, एक समय 6% 7% तक वोट आता था और अब 1% वोट नहीं है बसपा को। उसके कैंडिडेट्स को एवरेज 1000 वोट आया है दिल्ली में। तो अब उसमें वैसी स्थिति में हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में बसपा बहुत मेहनत करके भी अपना वो रिटेन कर पाएगी जो उसको अब तक मिलता रहा है। तो उसका जो भी नुकसान होगा,
वो गेन है कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस अभी इस बहुत ही आइडियल स्थिति में, बहुत आदर्श स्थिति में है कि उस कास्ट के, दलित के अंदर भी जो डिवीजन है, और जिस डिवीजन में एक माहौल बनाया है चिराग पासवान ने कि हम बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो ये एक तरह का पावर का स्ट्रगल बनेगा दलितों के भीतर भी। तो चमार उसके मुकाबले दुसाध एक मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, उसको उसके कंट्रास्ट में वो वोट करने जाएंगे एनडीए के खिलाफ। तो एनडीए को भी अगर कोई 25-30% वोट चमार वोट का मिलता रहा है, वो भी इस बार शायद नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ आप इसमें सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो इसमें तो फिर ये हो गया कि इनको एक चेहरा, जैसे राजेश राम जी की भूमिका बहुत सीमित है, उनको बना तो दिया गया, आज तक वो सभी जिलों में घूमे तक नहीं है। तो एक चेहरा इनको उप मुख्यमंत्री का यदि ये दे देते हैं अपने हाथ साहस करके पहले से ही, तो आपके हिसाब से कंसोलिडेशन हो जाएगा। लेकिन एक उसके साथ साथ यदि बहन जी घूम गई, हमको नहीं लगता बिहार में बहुत जोर लगाएंगी, लेकिन यदि घूम गई तो एक स्थिति पैदा हो सकती है सर। मतलब मुख्यमंत्री चेहरा जो है, उप मुख्यमंत्री चेहरा, वो ज्यादा असर करेगा या ऐसे ही राजेश राम जी को रखकर और राजेंद्र गौतम जी को घुमाकर हो जाएगा? देखिए मतलब अब जैसे बहन जी घूमी थी, 15 में भी गई थी उन्होंने, अब बक्सर में और इधर बक्सर के आसपास 2 सभाएं की थी और दूसरी जगह भी उन्होंने सभा की थी, लेकिन उसका कोई खास असर हुआ नहीं। हमने कहा कि ऐतिहासिक रूप से बसपा बिहार में कमजोर है, उसका उस तरह का आधार नहीं बना जैसे दूसरे कई राज्यों में बना, उत्तर प्रदेश के बाहर, वो बिहार में नहीं बन सका है। और इस बार वो जब बाकी जगह जहां आधार बना था वहां जब खत्म हो गया, तो जहां नहीं था वहां मजबूत होने की हम लोग वो ये संभावना हमको नहीं दिखाई दे रही है। उसका फायदा कांग्रेस को होगा। और जैसा हमने कहा कि पावर स्ट्रगल 2 दलित जातियों के बीच में, देखिए एक मांझी है जो केंद्र में मंत्री हैं, एक पासी है अशोक चौधरी जो बिहार के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर है, सरकार के कोर मतलब टीम है जो नीतीश कुमार की उसमें है। जो दुसाध जाति के हैं चिराग पासवान, वो बड़े नेता हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं और बड़ी भूमिका के लिए कर रहे हैं। तो इस स्पेस में चमार के लिए न एनडीए की तरफ जाने की संभावना है, न गुंजाइश है, न बसपा में जाकर के अपना वोट खराब करने की उनके दिमाग में ये बात होगी। तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी इस बार, अगर पहले हम लोग मानते हैं कि 30-35% या 40% वोट इंडिया ब्लॉक को मिलता है, तो हम इसको डबल कर सकते हैं। इस बार अगर राजेश राम को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे तो अलग, तो उसका फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत फायदा उसका थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन नहीं भी बनाएंगे तो वो वोट जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस वोट में एटलीस्ट दिक्कत नहीं जी। तो ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो है 3 बड़े दलित वोट बैंक में से 3 बड़े समूहों में से एक बड़े समूह को और इंटैक्ट कर पाने में महागठबंधन सफल हो पाएगा। ये कांग्रेस का प्रयास कर उसमें रंग लाएगा। अब मांझी वोट अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत फ्लोटिंग होता है उसकी कथा ही अलग है जी, मांझी वोट का। कुछ वोट तो कैंडिडेट के हिसाब से भी होगा ना, कैंडिडेट अगर दुसाध होगा जहां, या मांझी होगा या पासी होगा, वहां तो वोट या जहां एनडीए में भी जहां चमार वोट कैंडिडेट होंगे उनको भी जाएगा वहां पर। यानी हम लोग जो जुलाई अगस्त में बात करेंगे उसमें बहुत कुछ एकदम और रियल टाइम में बात करेंगे। अभी थोड़ा रियल टाइम से जी बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग दूर हैं। अब रही बात अति पिछड़ा की, तब और फिर चलेंगे चिराग जी की ओर, क्योंकि राहुल जी आज आ रहे हैं और राहुल जी सारा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि राहुल जी जो करते हैं, जो कहते हैं, जो दिखता है, उस सब में बहुत गैप है। उसको जितनी जल्दी पूरा कर ले, जैसे ये फिर महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है, बड़े नेता आते हैं, गया में जो बैठ रहे हैं, लेकिन महिलाएं इनकी कार्य समिति से गायब रहती हैं और इनके कार्यक्रमों से गायब रहती हैं। पार्टी के भीतर भी महिलाओं को बहुत उभारने की कोशिश नहीं है, दिल्ली से चेहरे लाला करके काम होता है। तो ये इनकी समस्या है सर। लेकिन खैर, ईबीसी वाले पे शायद हमने पहले भी बात की थी कि कुछ तो फिक्स है। मुसलमान ईबीसी फिक्स है जिसका संख्या है 12 से 13% अति पिछड़ा। बनिया ईबीसी फिक्स है जिसकी संख्या 5 से 6% है, वो भी एनडीए की ओर है, मुसलमान महागठबंधन की ओर है। तो लगभग 18 से 20% अति पिछड़ा फिक्स है। अब 15 से 16% की मारामारी है। वहां चीजें तय होंगी कि नीतीश कुमार पहले से ही, बिना नीतीश के भी एक और मिथ है जो टूट जाना चाहिए, बार बार आंकड़े कहते हैं कि अकेले नीतीश कुमार दावेदार नहीं है अति पिछड़ा वोट के।
कुर्मी में जाकर वो प्लस भले थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा दावेदार बीजेपी है, एनडीए है, मतलब बीजेपी है अति पिछड़ा का, नीतीश जी से ज्यादा। जब वो अलग लड़ जाते हैं तो बीजेपी क्या चॉइस बन जाती है, उस बीच में सर वो उतर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जितने लोग जुड़ रहे हैं, हम सब भी जानते हैं बहुत से लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बारी आएगी, एक तो तय ही नहीं है कि कितने टिकट मिलने वाले, क्या एडजस्टमेंट होगा। कोई बड़ा लीडर अभी तक कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर सका है। लोग प्रशांत किशोर की ओर ज्यादा जाते हैं, अति पिछड़ा लीडर्स भी उधर जा रहे हैं। तो कितना आपको लगता है कि और जब ऐसी स्थिति आएगी, सीटें नहीं मिलेंगी और इन नेताओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा हड़कंप मचेगा, कुछ बड़ा बुमरैंग भी हो सकता है? अजीत सर, ये जो भी मतलब पूरा इंडिया ब्लॉक अति पिछड़ा में जो भी राजनीति करेगा, वो एक बोनस वोट के लिए होगा। उसमें वो हम लोग ये मान के चले, ये ठीक है, ये मिथक है ये कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के नेता है, लेकिन हमने शायद पहले भी बताया होगा, ये जो पोस्ट इलेक्शन सीएसडीएस ने आंकड़ा उठाया है, वो पिछले 3-4 चुनाव में हर बार भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा वोट ज्यादा मिला है। जब भाजपा अलग लड़ी है तब तो बहुत ही ज्यादा, तब भी उसको बहुत ज्यादा वोट आया हुआ है। जब नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिल करके लड़े हुए हैं, तब भी 42% अति पिछड़ा वोट बीजेपी को मिला हुआ है। 42% वोट अति पिछड़ा माफ करिएगा सर, मैं एक तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूँ दर्शकों के लिए भी। मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे जो धार्मिकता का जो एंगल है ना, उसमें यजमानी वगैरह जो जुड़ा हुआ है, पता नहीं मैं सही सोचता हूँ या गलत। तो जैसे मान लिया मंदिर है, तो मंदिर में फूल का कारोबार माली करते हैं। हाँ। दुर्गा पूजा दशहरा वगैरह जो आता है, अब उसमें कुम्हार और इनका भी काम है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो हिंदू वाला जब कलर चलता है बीजेपी का, तो मुझे लगता है कि उसमें उनका वो सब बिजनेस के कारण, कुछ यजमानिका के कारण, कुछ अन्य चीजों के कारण, वो मुझे लगता है ज्यादा वो हाँ अपील कर पाते हैं मुझे। इसको यदि आप इस पर कोई रिस्पॉन्ड करते हो अपनी बात। नहीं, निश्चित रूप से, मतलब उस नजरिए से भी आप देखें ना, पूरे ओवरऑल जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो तो बहुत डीप रूटेड हो ही गई है। धर्म के साथ, मंदिरों के साथ जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उसमें अब ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किस बात से, मतलब सत्ता से एकदम बाहर है। योगी आदित्यनाथ के राज में उनकी कोई पूछ नहीं है, शासन में कोई पूछ नहीं है, लेकिन वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी, एक धर्म की और मंदिरों की जो एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उस इकोनॉमी का वो बेनिफिशियरी है। तो वो सत्ता में और पावर स्ट्रक्चर में नीचे होने के बावजूद उसके साथ जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ। वो ये काम करता है, ये पिछड़ों अगड़ों में भी काम करता है और पिछड़ों अति पिछड़ों में भी काम करता है। ये है, इस पर एक आप अलग से, इस पर आप लंबी चर्चा कर सकते हैं। ये जो धर्म की और मंदिरों की इकोनॉमी है, वो किस तरह से ग्रास रूट पॉलिटिक्स को और वोट बैंक को प्रभावित कर रही है, वो तो हो रहा है, इस वजह से भी होगा। और एक तो ऐसी स्थिति रही है, जब नीतीश कुमार अलग लड़े थे 14 का लोकसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को 52% अति पिछड़ों का वोट मिला था। और जब नीतीश कुमार बीजेपी साथ लड़े तो अति पिछड़ों का 75% वोट एनडीए को मिला था। तो बीजेपी जेडीयू दोनों साथ हैं, तो अति पिछड़ों का 3/4 वोट उनके साथ जाता है। अब आप सोचिए कि 3/4 वोट का मतलब हुआ 27% वोट। 36% अति पिछड़े हैं, अगर उसका 3/4 जा रहा है तो 27% वोट ऑलरेडी उनके साथ है, जिसको जो आपके जो मतलब इंडिया ब्लॉक का, आरजेडी कांग्रेस का जो मुस्लिम दलित का 31-32% वोट का जो एक माना जाता है कि एक उतना वोट है, उस वोट को तो न्यूट्रलाइज कर देता है अति पिछड़ा का 3/4 वोट अगर एनडीए को जा रहा है तो। बाकी 1/4 वोट जो है उसमें वो मुस्लिम अति पिछड़े हैं, जिनका आपने बताया कि जो रुझान इंडिया ब्लॉक की तरफ है। तो ये ऐतिहासिक स्थिति है वहां, और ये स्थिति बहुत नहीं बदलेगी संजीव जी। हमको नहीं लगता है कि ये बहुत बदलेगी। बहुत बदलने की स्थिति वही है जहां अति पिछड़ा कैंडिडेट होगा। जो आपने कहा कि एक बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ी लिमिटेशन है कांग्रेस पार्टी की, कि उसके पास अति पिछड़े चेहरे नहीं। अगर अति पिछड़ा लीडरशिप कांग्रेस वहां इमर्ज आगे ले आए और उनको चुनाव लड़ाए, और चुनाव लड़ा करके ये इंश्योर करे वहां जा करके, वहां ऐसा नहीं हो कि आपने कांग्रेस ने अति पिछड़ा उम्मीदवार दे दिया तो वहां का यादव राष्ट्रवादी हो गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। अगर ये नहीं, ये लोकसभा चुनाव में कई बार हम लोगों ने देखा है, होता है, विधानसभा चुनाव में भी होता है। अगर तेजस्वी यादव ये इंश्योर करें कि हाँ मुस्लिम यादव का वोट ट्रांसफर होगा उस अति पिछड़े को, तो फिर अलग चीज हो सकती है वहां। लेकिन अति पिछड़ा वोट जो ट्रांसफर करने की बात है, वो कैंडिडेट के नाम पर ही होगी। अभी 4 महीने में कोई ऐसा परसेप्शन, ऐसी कोई धारणा क्रिएट करती हुई कांग्रेस पार्टी हमको नहीं दिख रही है कि उसमें बड़ा कोई आप प्याली में तूफान उठा सके। पिछड़ा वोट की राजनीति है, पूरी तरह से पिछड़ा वोट की राजनीति। पिछड़ा वोट हमेशा आरजेडी को ज्यादा मिलता रहा है वहां बिहार में,
कांग्रेस को तो कांग्रेस तो कोलेटरल बेनिफिशियरी है ना, आरजेडी को जो वोट मिलता है उसकी कोलेटरल बेनिफिशियरी कांग्रेस है, या कांग्रेस के नाम की वजह से भी मुसलमान का वोट जो होता है पोलराइज दोनों के साथ होता है, वो अलग बात है। लेकिन अति पिछड़ा में पॉलिटिक्स ना आरजेडी की ज्यादा चल रही है ना कांग्रेस की ज्यादा चल रही है। हाँ, लेफ्ट के जो तीन पार्टियां हैं उनकी पॉलिटिक्स अति पिछड़ों में भी, दलित में भी, महादलित में भी, और एटलीस्ट उस इलाके में जो ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, शाहाबाद का इलाका है, इस इलाके में वो वहां लेफ्ट इस बात को वो वोट अपने साथ तोड़ सकता है, अपने साथ ले आ सकता है, पिछड़ों का वोट भी ले आ सकते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कुशवाहा वोट कई सीटों पर आए, उनको मिले, आरजेडी को भी मिले। तो अति पिछड़ा वोट में अभी कोई बहुत बदलाव जो दोनों के साथ रहने पर जो 3/4 वोट आता है उसमें डेंट होता हमको नहीं दिख रहा है संजीव। हाँ बिल्कुल ये है। और कई बार जो सभाएं दिखती हैं और सभाओं का जो बॉडी लैंग्वेज और रिस्पॉन्स होता है, संख्या होती है, वो तेजस्वी यादव जो आउटरीच कर रहे हैं उनका आउटरीच ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिखाई पड़ता है कांग्रेस की तुलना में। लेकिन खैर, जो कांग्रेस प्रयास कर रही है और राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं वो एड ऑन ही करने वाला है। अब ऐसे में सर एक और बड़ा दलित संघ चिराग पासवान, पहले भी हम लोगों ने बात की है, लेकिन अब ज्यादा बहुत धीरे धीरे और स्पष्ट होते जा रहे हैं। नीतीश जी से मिलके आए थे तो एक अलग बात थी, अब वो एक सीट तय कर लिया है, नवादा से लड़ने की बात आ गई है, एक सीट भी कम नहीं लेंगे, और वो एकदम माहौल इस तरह से बन रहा है कि वो सीएम की तरह, सीएम फेस के तौर पे आएंगे। कैसे पहले इसको, ये पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, फिर सवाल। चिराग, देखिए चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है, हमने पहले भी हम लोग बात कर ही चुके हैं उनके बारे में, और किसी भी नेता को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। अगर वो राजनीति में है तो उसकी महत्वाकांक्षा होगी ही कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री तो बन गए हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उस महत्वाकांक्षा आपकी जो आपका जो एम्बिशन है उसको बैक करने के लिए आपके पास सलाहियत है या नहीं है, आपके पास कोई वोट का आधार है या नहीं है, आपके पास कोई संगठन है या नहीं है, आपके पास कोई एक विजन, एक नैरेटिव है या नहीं है, कोई स्टोरी है कि नहीं आपको सुनाने के लिए। देखिए, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सबसे पहली जरूरत आजकल एक होती है कि आपके पास एक कहानी हो, एक अच्छी कहानी हो जो आप सुनाए लोगों को। तो क्या चिराग पासवान के पास कोई कहानी है सुनाने के लिए? वो अभी अब थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रमंडलीय सम्मेलन उनके हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो लगभग नदारद रहे सीन से। जब एक बार वो अपने ट्विटर पर और सोशल मीडिया में एक हैंडल लगा लेने से बिहारी फर्स्ट से आप कोई नैरेटिव नहीं डाल सकते, आप कोई स्टोरी, आपके बिहार स्टोरी में आप नहीं, बिहार के लिए कोई स्टोरी है आपके पास, और वोट भी आपके पास एक बहुत ही कम वोट आधार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसलिए कि आप सामान्य सीट से लड़ेंगे, सामान्य जातियों के भी नेता हो जाएंगे, जन जन के नेता हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। अशोक चौधरी तो बरबीघा से ही एमएलए हुए पहली बार, वो बरबीघा से एमएलए हो गए सामान्य सीट से, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिहार में हम लोगों ने पिछली बार ही देखा, लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सुपौल सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा, सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार दिया था। सुशील सिंधे सामान्य सीट से चुनाव लड़के जीतते रहे हमेशा। अवधेश प्रसाद फैजाबाद की सामान्य सीट से चुनाव लड़े। सुनीता वर्मा को मेरठ की सामान्य सीट पर जो अरुण गोविल के खिलाफ उतारा था समाजवादी पार्टी ने। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि आप सामान्य सीट से लड़ेंगे, दलित हैं और सामान्य सीट से लड़ेंगे, आप लड़िए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जन जन के नेता और सबके नेता हो जाएंगे, इसका आधार आपने नहीं तैयार किया है। तो उनकी महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, उस महत्वाकांक्षा को बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास सलाहियत नहीं है, ना वोट का सलाहियत है, न संगठन का है, और न कोई नैरेटिव का उनको सपोर्ट है। वो अब तक जो सफलता उनको मिलती है संजीव जी, वो सफलता एनडीए में होने की वजह से मिलती है, कि एनडीए का जो वोट है वो उनको ट्रांसफर हो जाता है, और प्लस अपना जो पासवान का वोट है और प्लस कैंडिडेट का वोट उनके साथ जुड़ता है, तो वो चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा में। वो हम पहले भी एक बार कहे हैं, और ये हमारा एकदम फर्म बिलीफ है कि वो आरजेडी के साथ सफल नहीं हो सकते हैं। आप लड़के देख चुके हैं 2 बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2009, 2010। रामविलास जी लोकसभा चुनाव लड़े आरजेडी के साथ, विधानसभा चुनाव लड़े, कोई कामयाबी नहीं मिली, 0 सीट लोकसभा में और 4 सीट विधानसभा में। 15 में खाली बीजेपी के साथ लड़े, अकेले बीजेपी के साथ लड़े तो 2 सीट मिली। 20 में अकेले लड़े तो 1 सीट मिली, जो आपको छोड़ करके चला गया। तो आप चुनाव देखिए 2009, 10, 15 और 20, आप सारे प्रयोग हो गए, आरजेडी के साथ लड़ लिए, सिर्फ बीजेपी के साथ लड़ लिए, अकेले लड़ लिए, और आपको 1 से 2, 4 सीटें मिली। आप इस लोकसभा चुनाव में आप सफल हो जाते हैं क्योंकि आप एनडीए के साथ रहते हैं। 100% स्ट्राइक रेट है, तो वो एनडीए का स्ट्राइक रेट है, उसमें आपका बहुत ही मामूली कंट्रीब्यूशन है। इस हकीकत को समझ के वो उनको राजनीति करनी चाहिए। लेकिन अभी जो कर रहे, जो आपने पूछा ना कि इस पर क्या, इस परिदृश्य पर, तो ये परिदृश्य जो अभी दिख रहा है वो उनकी दबाव की राजनीति है। उनको
उनको, वो कभी बीजेपी के हिसाब से राजनीति करते हैं, कभी जेडीयू के हिसाब से राजनीति करते हैं। जब वो जेडीयू से बात करने जाते हैं, हमारी जानकारी है कि उनके नेता, उनके जो बिहार के प्रभारी हैं, उनके बहनोई बहुत अभी जो सबसे सबसे वोकल है, उन्होंने एक दिन जेडीयू के बड़े एक नेता, केंद्रीय मंत्री से बात छेड़ दी सीट बंटवारे की, वीआईपी लाउंज में एयरपोर्ट के। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई न ये जगह है बात करने की, और ना हम ऑथराइज है, आप हमसे क्यों बात करिएगा, हमारा से तो आपका तालमेल है नहीं, आप बीजेपी से बात करिए, आपका तालमेल बीजेपी से है। जब वो बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आपको जरा जेडीयू से भी बात कर लिए, क्योंकि सीटें तो सारी उन्हीं से छुड़वानी है। तो इनको ये अभी ये बीच में अटके हुए हैं पेंडुलम की तरह, इनको बीजेपी से जेडीयू करिए, बीजेपी से बात करिए, बीजेपी करिए कि आप जेडीयू से बात करिए, क्योंकि जेडीयू जब तक सद्भाव नहीं दिखाएगी तब तक आपको सीटें नहीं मिलेगी। आप पिछली बार 135 सीटें लड़े थे, जिसमें 115 सीट आप जेडीयू के खिलाफ लड़े थे। तो ये जमीनी वास्तविकता है। और पिछली बातचीत में भी हमने कहा था, संजीव जी, कुशेश्वर स्थान अकेले लड़े थे चिराग पासवान, अकेले, बीजेपी ने छोड़ दिया था उनको, 20 में तो बीजेपी की बैकिंग थी, तो उनको 13% वोट आया था कुशेश्वर स्थान में। बाई इलेक्शन में गए तो उनको 5% वोट आया, और उसी तरह से तारापुर बाई इलेक्शन में जब गए तो वहां भी 5% वोट आया, 4-5 हजार वोट आए उनको। तो ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को स्वीकार करके, महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन इस वास्तविकता को स्वीकार करके राजनीति कीजिए। रामविलास जी भी 5-6 सांसदों के साथ ही लगभग राजनीति करते रहे, और पैन इंडिया राजनीति कर ली उन्होंने। दलित उसके अब मतलब दलित राजनीति के पैन इंडिया लीडर उभर करके भी आए कई बार। वो सलाहियत भी इनमें नहीं है। सर, कई बार क्या राजनीति में तो क्या चीजें होती हैं कि आपका यदि जन समर्थन है और आप सत्ता में, एक प्रिंट में, शेखर गुप्ता वाले प्रिंट में खबर छपी थी, नरेंद्र मोदी का सेक्स अपील, तो वो महिलाओं में ज्यादा है, ज्योति यादव का रिपोर्ट था वो। और भाई सुंदर लगते हैं, उनके भाई भले ही कह रहे हैं कि उनकी आंखें, नीली आंखें उन्होंने बनवा रखी है, वो लेंस लगा रखा है, स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, और थोड़ा अलग तरीके से बोलने का अभ्यास भी है। हालांकि सुंदरता के मामले में मैं, मुझसे पूछिएगा, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ। फागू राम हुआ करते थे कमिश्नर, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए महाराष्ट्र जाने के पहले थोड़े दिन दिल्ली रहा, थोड़ी सी पत्रकारिता वगैरह की। तो वहां सर फागू राम के यहाँ एक दिन बैठे हुए थे, और वैसे ही जो हम लोग, हमारा लाइन है कास्ट को लेकर के और आरक्षण वगैरह को लेकर, तो मैं बात कर रहा था। वहां एक शख्स बैठा था, उसने कहा कि तुम देखने में भी रामविलास पासवान, मैं लगता हूँ या नहीं पता नहीं, दाढ़ी वाड़ी रखता रहा हूँगा, तो रामविलास पासवान जैसे लगते हो, और तुम ... भी उसी के तरह, बहुत डेरोगेटरी कि तुम भी उसी की तरह। तो लेकिन सुंदर, तो भाई सुंदरता का तो अपना अपना मापदंड होता है, लेकिन ये सुंदर हैं, लेकिन सिर्फ सुंदरता से राजनीति नहीं चलती। अजीत सर जो बता रहे हैं वो मायने रखता है कि आपको दोनों तरफ से एक खास किस्म से पेंडुलम बना करके रखा गया। लेकिन सर ऐसी स्थिति होगी तो सबसे वल्नरेबल पोजीशन पे तो एनडीए है, फिर से वो सीन उभर करके आएगा 2020 वाला, और फिर से तेजस्वी के चांसेस बढ़ेंगे। वो तो 4-5 सीटों का मामला था। ये तेजस्वी के चांसेस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। उनके साथ वो लीडरशिप का जो ये यदि बाहर निकल गए तो इनके निकलने की संभावनाएं फिर बन जाएगी। चिराग पासवान लगता है आपको? हाँ, या बने रहेंगे, या 10-15 सीटों के साथ भी बन जाए। हाँ, तो वो क्यों निकलेंगे? अभी देखिए, उनकी महत्वाकांक्षा, जो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है कि हमको बिहार की राजनीति करनी है, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है, तो केंद्रीय मंत्री अभी है वो, ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके कैसे जाएगा? आप एनडीए से अलग होंगे तो आपको केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना होगा ना। आपको ये एनडीए जो है या बीजेपी जो है, वो उस तरह की उदार पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस पार्टी ने 2009 में रामविलास पासवान और लालू यादव दोनों को मंत्री बने रहने दिया था, जबकि दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। कांग्रेस को ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जत करके, मतलब आप सोचिए कि अहमद पटेल और राहुल गांधी का फोन नहीं उठाया था लालू यादव ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, सीटों का अनाउंसमेंट करने जा रहे थे 2009 के लोकसभा चुनाव में। और उस ह्यूमिलिएशन के बाद भी कांग्रेस ने दोनों को मंत्री बनाए रखा था लोकसभा चुनाव 2009 का। तो ये बीजेपी एनडीए उस तरह से नहीं करती है। अगर आप जाएंगे अकेले चुनाव लड़ने तो आपको छोड़ना पड़ेगा मंत्री का पद। तो ये क्या, इसके लिए चिराग पासवान तैयार है? ये जोखिम लेंगे कि मंत्री पद छोड़ दे और उसके बाद आप लोकसभा भी छोड़ दें? ये नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए हमको ये संभावना कम दिख रही है। 20 में भी वो छोड़ के इसलिए गए क्योंकि बीजेपी चाहती थी, चिराग चाहते थे इसलिए छोड़ के चले गए, ये नहीं हुआ था।
तो अभी भी वो अपने चाहने से छोड़ के नहीं चले जाएंगे। अगर इस बार बीजेपी नहीं चाहेगी तो वो नहीं जाएगी। और हमको लगता है कि बीजेपी इस बार क्यों चाहेगी, इस बार बीजेपी अपने लिए भी बहुत फेयर चांसेस देख रही है। बीजेपी इस बार देख रही है कि इस बार के चुनाव के बाद हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो बीजेपी अभी कोई उस तरह का जोखिम नहीं लेगी जैसा जोखिम 2020 में उसने लिया था, और पहले चरण के बाद उसको रेक्टिफाई करना पड़ा था। उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी थी। जब पहले चरण की रिपोर्ट्स आई बीजेपी के पास, जब 71 सीटों की शाहबाद और मगध की, तो उसके बाद इन लोगों ने बहुत कुछ मैनेज किया ठीक करने के लिए। तो वो नहीं होगा, वो अलग नहीं जाएंगे। उनको 15-20 सीटें, 17-18 सीट, 20 सीट जो भी मिले, जितनी सीटें मिलेंगी वो लेकर के रहेंगे। क्योंकि उसके साथ आप देखिए ना, शुरू तो हो गया ना, पंचायत शुरू हो गई ना, उनके बहनोई को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये भी तो एक डील का पार्ट होता है ना, खाली विधानसभा की सीटें नहीं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिन बहनोई को बनाया गया वो बहुत ज्यादा चिराग के साथ वो उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। नहीं, तो दूसरा इसमें देखिए संजीव जी, दूसरा कोई कारण है ही नहीं उनको बनाने का। देखिए, अगर रिश्ते तो साधु से, अनिल साधु से भी बहुत खराब है। अनिल साधु आरजेडी में है, तो उनको कहाँ किसी ने बना दिया? हाँ, वो तो कैसे बनाएंगे, वो आरजेडी, वही कह रहे हैं। तो भाई साधु छोड़ देते, भाई अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाना था तो साधु छोड़ देते, आरजेडी, बीजेपी बना देती उनको। तो इनको नाराज अगर करना, इनको ये इनकी पसंद से बना। ये बड़ी माँ, अभी देखिए, जब आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जमीन का, घर का झगड़ा हुआ, इन मृणाल पासवान की सास, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उनको लेकर के, तो तेजस्वी, ये चिराग पासवान उनके बचाव में उतरे, उनके समर्थन में उतरे, वो गए अपनी बड़ी माँ के समर्थन में। तो ये नेताओं की मजबूरी भी होती है। आप अंतिम तक जेस्चर नहीं बनाए रखेंगे तो आपके समर्थक ही भाग जाएंगे। समर्थक भाग जाएंगे और पार्टी आपको समझ जाएगी कि आप वल्नरेबल हैं, तो आपको वार्ता के टेबल पर आपको दबा दिया जाएगा। तो ये आके एक पोजिशनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उस डील का ही हिस्सा है कि मृणाल पासवान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हमने पहले कहा है कि बिहार में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो आपको राज्यसभा सीट का ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप विधानसभा सीटों में आप 5-6 सीट कम करते हैं, आपको राज्यसभा अगले साल फरवरी अप्रैल में जब 2 वार्षिक चुनाव होंगे तो आपको राज्यसभा मिल जाएगी। आप अपनी माता जी को भेजना चाहें भेज दीजिएगा। तो ये सरकार के पास बहुत चीजें हैं ऑफर करने। बिल्कुल, पार्टी की स्थिति फिलहाल जो भी हो, तेजस्वी के तेज का सामना सिर्फ चिराग ही कर सकता है। ये नरेश पासवान, और हम कमेंट्स लेंगे। लेकिन एक बात सर, ये तो पर्सनैलिटी कल्ट है ना, वो बड़ा मिथक भी बड़े अलग अलग होते हैं। नीतीश जी के पास अति पिछड़ा, महिलाएं नीतीश जी के पास, ये सब मिथक टूट गए जब 2014 में उन्होंने अलग लड़ा। चिराग पासवान के साथ सारा पासवान वोट है, ये भी मिथक है। इसलिए कि 60% भी टच नहीं कर पाए हैं चिराग कभी। 2015 में तो रामविलास जी ऑलरेडी थे, तब भी वो 54 से 55% पासवानों का वोट उनको मिला था। और 2020 में बीजेपी के साथ टैक्टिकल और इनके साथ नीतीश के साथ अलग थे, तो एनडीए को 41% वोट एनडीए को तब भी मिला था। तो उसको हम कह सकते हैं कि बीजेपी को कुछ ट्रांसफर कराया होगा, कुछ इन्होंने लिया होगा। लेकिन सब मिला करके पैन पासवान जो होता है, जिसको कह सकते हैं कि पूरी जाति, तो जाति की भी तो कोई आकांक्षा होती है ना सर। ऐसे जो लीडर उभर ही नहीं पाए, उसके साथ इतनी जातियां कैसे चली जाएंगी? बाकी दूसरे लीडर, और बहुत ही पॉलिटिकल जमात है ये, जैसे यादव है वैसे चमार ये पासवान है सर। तो इतना आसान होगा क्या कि यहाँ भी ये एक कमजोर नस है चिराग पासवान का। उनके साथ ये मजबूरी है, उनकी यही मजबूरी है कि अकेले रह के आप 50% से ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे उसका। क्योंकि आप वो जो पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी का मामला है, वो बहुत टेक्निकल वोट करने वाली और दबंग लड़ने भिड़ने वाली जाति है। पॉलिटिकली बहुत इम्पावर्ड कास्ट है। दूसरा, आप सोसाइटी में, सोशल उसमें भले आप कैसे भी डिफाइन करें, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ही एग्रेसिव कास्ट है वो, वोटिंग वगैरह के अपने पैटर्न में, अपने उस लिहाज से। तो उनके जो कैंडिडेट्स आएंगे दूसरी पार्टियों से, उनको उनके साथ जाने में भी दिक्कत नहीं होगी अगर वो मजबूत कैंडिडेट है और उसको दूसरा वोट सपोर्ट कर रहा है। आपने ये ठीक कहा कि जब पिछली बार तो चूंकि वो 135 ही सीट लड़े थे, तो बीजेपी को वोट गया पासवान का। जहां चिराग पासवान नहीं लड़े वहां अपने आप स्वाभाविक रूप से चला गया, तो इनके वोट और कम हो गए। तो वो एक इनके साथ ये लिमिटेशन है कि ये कास्ट के नेता का मतलब होता है कि आप 70 से 80% वोट ट्रांसफर करें। ये नहीं करा पाते हैं। 70 क्या 50% तक इनका वोट जाता है। इसलिए भी इनकी मजबूरी है कि ये एनडीए के साथ रहें। अगर एनडीए के साथ रहते हैं, उसमें फिर वो ट्रांसफर का रेट बढ़ जाएगा। वो वोट, चूंकि उसके साथ और भी दूसरे वोट हैं जो इसको सप्लीमेंट करेंगे इनके कैंडिडेट्स को, तो वो वोट का इनका वोट टर्नआउट बढ़ जाएगा। पासवान वोट में भी इनकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर एनडीए में रहते हैं। तो इस मजबूरी में भी इनको एनडीए में रहना है।
अपने अकेले लड़ने, अपने वोट, अपना जो कोर वोट है उसमें भी इनको नुकसान कर सकते जी। अब देखिए, एक बार दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, तेजी से लेंगे, 40 मिनट हो गया है। ये हैं स्पाइकर बॉयमैन जो भी हैं इसके पीछे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं, करेंगे मायावती जी को नेशनल पार्टी का स्टेटस बचाना है, इसलिए वो इस साल बिहार में बहुत एक्टिव रहेंगी। यानी यदि 3 4 5 सभाएं यदि वो कर जाएं तो ये फिर मुश्किल हो जाएगी जो अभी तक की कवायद है। और एक ये है कि मायावती और आकाश आनंद दोनों एक्टिव अच्छा ये कह रहे हैं रहेंगे इस बार। और एक बात तो इसका ये है कि ये तो खैर इससे नहीं सहमत हुआ जा सकता, बिहार में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जाटव वोट चंद्रशेखर की तरफ भी थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, मुझे लगता है बिहार के लिए उतना सच नहीं। लेकिन वो जो दो टिप्पणियां हैं वो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, महत्वपूर्ण टिप्पणियां? देखिए, हम क्या उस टिप्पणी वो ठीक है, वो उनकी अगर मायावती मेहनत करती है, आकाश आनंद नए नेता आए हैं, अगर उनको उतारती है वहां तो एक जोश आएगा उनके वोटर्स में। लेकिन हमने कहा 15 और 20 दोनों चुनाव के आंकड़े रखे हमने, तो उस वोट का लिमिट है। बिहार में ऐतिहासिक रूप से बसपा मजबूत नहीं है, इस बार बहुत मेहनत करेगी बसपा, बसपा को तमाम संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन फिर वही कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो कहा जाता है कि बसपा ने एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ बना रखी है जिससे बीजेपी को फायदा होता है। तो ये आप मान के चले कि अगर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसका कोई पुख्ता सबूत हमको, हम लोग राजनीतिक एनालिसिस के तौर पर ही इन चीजों को देखते हैं, लेकिन ये चर्चा दिल्ली के राजनीतिक हल्के में है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बसपा को पूरी फंडिंग करेगी ताकि वो पूरी ताकत लगा करके बिहार में लड़े, और वो वोट जो चमार वोट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएगा, उस वोट में बिखराव करे, उस वोट को बांट दे। किसी के साथ उनका अगर अलायंस हो सकता है, अगर वो अलायंस की बात हो, या अकेले भी पूरे दम लगा करके लड़े ताकि वो वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ जाने से रुके। ये प्रयास तो जरूर होगा। लड़ेंगी तो मायावती बहुत ताकत लगा के इस बार, और उससे ये संदेह भी लोगों का और पुख्ता होगा कि बीजेपी की मदद करने के लिए वो इतनी ताकत लगा रही है। राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस बचाना अपनी जगह है, वो पता नहीं अभी है या नहीं है, हमको लगता है कि खत्म हो चुका है उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बसपा। मायावती के साथ दिक्कत अभी ये हो गई, जब राजनीति थम जाती है तो यही हो जाता है। मायावती जब एक्टिव होंगी तब ये कहा जाएगा जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और जो चर्चाएं हो जाती हैं, और जब नहीं एक्टिव होती हैं तो कहा जाता है। तब भी आपको याद होगा 2014 के चुनाव में, 24 के चुनाव में, जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया ब्लॉक ने कभी भी उनको अप्रोच नहीं किया था। अपने फॉर्मेशन के वक्त से ही अंतिम दिनों में एक चर्चा चलने लगी थी कि कांग्रेस के खेमे से। तो राजनीति कई तरह के कयासों के साथ भी होते हैं, कई तरह के। उसमें क्या है संजीव जी की, मतलब वो जब जिस समय वो पैसिव हुई, वो भी माना गया कि पैसिव सपोर्ट है उनका बसपा को। उस समय ये नहीं माना गया कि वो मतलब भाजपा को पैसिव सपोर्ट है और एक्टिव सपोर्ट है। मतलब दोनों ही स्थितियों में ये अभी जो उनकी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से वो अपना वोट गंवा रही है, वो यही है कि बीजेपी के साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाली बात। दोनों तरफ से उनको थपेड़े लगेंगे, ये ऐसी स्थिति हो गई है उनकी। जितनी जल्दी हो सके वो राजनीति के उस पर वापस लौटे, तभी पार्टी भी बचेगी और उनकी छवि भी बचेगी। नहीं तो हम सब क्या कर पाएंगे? हम लोग तो कह के समझ के भी बहुत सारी चीजें, ये मेरा ये मानना है कि कांग्रेस, हाँ एक बात अंतिम देखिए, और तो 43 मिनट रहा है, टिप्पणियां आप नहीं लेते हैं, मेरे ही सवाल का आप जवाब दे दीजिए, टिप्पणियां मैं शो कर दूंगा। एक बात लेकिन कम से कम हो रहा है कि राहुल जी जो कर रहे हैं, बाकी बातें ठीक है, हम जैसे लोग मुझसे पूछिएगा तो मेरे पास बहुत सारी इफ नो बट है, लेकिन जो युवाओं में, खासकर दलित युवाओं में पैन इंडिया एक अट्रैक्शन तो पैदा हो ही रहा है, जो बहुत कांग्रेस के इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं जानता है, जो पैटर्न्स को नहीं जानता है, जो दूसरी चीजें नहीं देख पा रहा है। मास तो मास होती है। कैसे देख रहे हैं सर, आपको भी ऐसा लग रहा है? ये हमने शुरू में ही कह दिया कि धारणा के स्तर पर बज क्रिएट कर दिया है राहुल गांधी। वो बज क्रिएट कर रहा है, जो बोलते पूरे देश में उनको सुनने आ रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये धारणा के स्तर पर ये बात हो गई, चूंकि कोई दूसरा ये काम भी नहीं कर रहा है ना, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, ये काम भी कोई और नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी अब बसपा की वजह से भी एक वैक्यूम है। मान लीजिए बसपा की पॉलिटिक्स अभी, जब तक आपने ठीक कहा कि वो पुराने अपने रूप में जब तक नहीं लौटती है, उस तरह से राजनीति नहीं शुरू करती है, ये एक जो फ्लिप फ्लॉप है उनका। जैसे पहली बार जब उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया था, अगर आकाश आनंद को अपनी मर्जी से वो काम करने दे रही होती तो आज ना हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते उनके बारे में, उनकी पार्टी के उनको टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। बसपा अपनी जगह रिक्लेम करने की राजनीति कर रही होती, अपनी जगह रिक्लेम करने की तरफ बढ़ गई होती। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप था मायावती का, जिसकी वजह से फिर आप घूम करके स्क्वायर वन पर आ गए। तो उसका वैक्यूम है।
चंद्रशेखर का लिमिटेशन है अपने एक सर्टेन मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में, उत्तर प्रदेश के भी एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में, वेस्टर्न यूपी में आपका वो एक और एक है, और वो एक कहीं कभी एक आध सीटें जीतने के बाद ये सब होता रहता है, ये जो हो रहा है वो ऐसा ही फेनोमेना। इस वैक्यूम में दूसरा कोई नेता उठा करके देखिए जो कोई पॉलिटिक्स कर रहा हो, किसी मुख्यमंत्री को उठा करके देखिए जो दलित सेंट्रिक या पिछड़ा सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहा हो अखिल भारतीय स्तर पर, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इसका फायदा है उनको। धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर उनके बारे में अच्छी बात बनी है। अगर चुनाव की राजनीति, चुनावी जो हार्डकोर पॉलिटिक्स जिसको आपने कहा, उस पॉलिटिक्स में भी जाकर के इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो इस धारणा को, अपनी जो वो सोच रहे हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं टिकट देने में, संगठन बनाने में, तो उसका लाभ उनको मिले। बिल्कुल। और बड़ा कई बार संकट ये होता है कि आप एक रेस में उतरे हैं, मैराथन में भी उतरे हैं, एक तो ये मैराथन है उनके लिए, और जब उतरे हैं तो ये उनका जो प्रतिद्वंदी है वो आधा मैराथन दौड़ चुका है, तो हाँ, तो इनको बड़ा मुश्किल है, इसमें कैसे कर पाते हैं, देखते हैं। फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। कल हम लोग अजीत जी के ही इसी शो से हम लोगों ने कुर्मी ताज भूमिहार राज का एक क्वेश्चन आया था सामने, और हमने कल से शुरू किया, कल्चरल स्पेस पे कल देखा, कल भी कोशिश करते हैं पॉलिटिकल स्पेस पर देखने का। पहली बार बिहार में बुलडोजर की बात आई है, ऐसा लगता है कि नीतीश जी की जगह बीजेपी शासन कर रही है। अंतिम में 3-4 एपिसोड के बाद फिर बैठेंगे अजीत जी के साथ, कुर्मी ताज भूमिहार राज। तो चलिए बात करते हैं, फिर मिलते हैं। अजीत सर आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।